गुड मॉर्निंग। मैं अशोक पटवा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का विषय है आंग्ल मराठा युद्ध, और इस आंग्ल मराठा युद्ध वाले विषय पर हम देखेंगे कि कैसे मराठा शक्ति जो है कमज़ोर हो गई, और सिर्फ कमज़ोर ही नहीं हुई बल्कि मराठा राज्य के ऊपर अंग्रेज़ों का स्वामित्व स्थापित हो गया। और इस आंग्ल मराठा युद्ध, मराठों का कमज़ोर होना, इसको हम देखेंगे किस तरीके से परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मतलब बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से हम इस मैटर को, इस पॉइंट को देखेंगे। तो हम देखें आंग्ल मराठा युद्ध, तो याद रखिएगा इसका पीरियड क्या था, कब से कब तक चला। तो ये चला 1775 से 1818 तक चला, 1818। कुल मिला के इस दौरान 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। ठीक है, हम देखें यहाँ से परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछ सकता है, पहली चीज़ पूछ सकता है, और ये बहुत ही कठिन प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, कैसा कि मराठों के पतन का कारण क्या था। कठिन टाइप का क्वेश्चन कैसे, जैसे स्टेटमेंट दे देगा, 4 स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, असत्य चुने, सत्य चुने, 1 2 2 3 4, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ये थोड़े कठिन माने जाते हैं। इनको थोड़ा करना तुलनात्मक रूप से कठिन रहता है। तो पहला कारण है, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है पानीपत का तीसरा युद्ध। हमको मालूम है कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो है उसने मराठा शक्ति को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया। हमको मालूम है कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, और इस युद्ध से मराठा पराजित हुए, और सिर्फ पराजित ही नहीं हुए बल्कि उनके सारे मराठा सेनापति इस युद्ध में प्रमुख सेनापति मारे गए। मतलब मराठा शक्ति बहुत बुरी तरह कमज़ोर हो गई। तो ये सबसे प्रमुख कारण था, याद रखिएगा। दूसरा प्रमुख कारण था इसकी असामयिक मृत्यु। हमको मालूम है कि जब पानीपत का तीसरा युद्ध पराजय की खबर मिली तो बालाजी बाजीराव सह नहीं पाए और उनका निधन हो गया। तो उनके बाद हम देखते हैं माधवराव नारायण द्वितीय, ये अगले पेशवा बने, और ये पेशवा बने। अचानक इनकी मृत्यु हो गई 72 में, और इनकी मृत्यु के बाद मराठा जो दरबार था वो षड्यंत्र और साजिशों में घिर गया। तो अगर ये जीवित रहते, काफ़ी योग्य थे, अगर ये जीवित रहते तो मराठा शक्ति शायद पतनशील नहीं होती। इनके समय में हम देखें, याद रखिएगा, एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकता है कि इन्हीं के शासनकाल में शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। शाह आलम द्वितीय मुग़ल बादशाह, ये मुग़ल दरबार के षड्यंत्र से, अपने अधिकारियों से डर के मारे इलाहाबाद में था। तो ये माधवराव नारायण राव द्वितीय की कुशलता थी, कह लीजिए, इनकी शक्ति थी, कह लीजिए, कि इन्होंने मुग़ल बादशाह को इलाहाबाद से दिल्ली की गद्दी में बैठाने में सफलता प्राप्त किया। तो बहुत योग्य थे। इनका असामयिक निधन, अचानक इनका निधन, ये मराठा शक्ति को कमज़ोर करने में बहुत बड़ा योगदान था। और तीसरा सबसे प्रमुख कारण और है, वो है मराठों की लूट खसोट की नीति। कहने का मतलब मराठा शासन चौथ के ऊपर आधारित था। देखिए, मराठा राज्य में ज़्यादा भूमि उपजाऊ नहीं थी, ज़्यादा व्यापार के साधन नहीं थे। तो आय के लिए क्या करें, तो आय का जरिया मराठों के द्वारा क्या तय किया गया, चौथ की वसूली। और इसी चौथ की वसूली के चक्कर में ये पूरे भारत में जाते थे। कल मैं पिछली क्लास में बताया भी था कि ये दक्षिण में त्रावणकोर तक चले गए, पूर्व में बंगाल तक चले गए, इधर उत्तर में पंजाब, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में, और जगह जगह राजाओं के ऊपर आक्रमण करते और उनसे चौथ वसूल के लाते। इससे क्या था, इससे इनकी आय तो बढ़ गई, लेकिन इनके दुश्मन भी बढ़ते चले गए। दुश्मन इतने बढ़ गए कि जब भी मराठों के ऊपर विपत्ति आई तो विपत्ति में उन राजाओं ने इन मराठों का विरोध ही किया। इनकी विपत्ति में कोई राजा इनके साथ खड़ा नहीं हुआ। क्यों? इनकी लूट खसोट की नीति। और चौथा एक और भी याद कर लीजिएगा, 4 स्टेटमेंट आएंगे एग्जाम में। तो चौथा स्टेटमेंट वैसे तो कॉमन है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, मराठा दरबार का षड्यंत्र। मराठा दरबार का षड्यंत्र हम देखते हैं, इनकी मृत्यु हुई पेशवा के रूप में, तो मराठा दरबार में षड्यंत्र चालू हो गया। और जब अगले पेशवा बने नारायण राव,
तो उनके पेशवाई को चुनौती देते हुए उनके चाचा ही सामने आ गए। कौन? राघोबा। और दोनों में कितना मनमुटाव बढ़ा, इतना मनमुटाव बढ़ा कि चाचा राघोबा के द्वारा नारायण राव की हत्या भी करा दी गई। तो इतना ज़्यादा षड्यंत्र कि इसके कारण ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि मराठा शक्ति धीरे धीरे पतनशील हो गई। तो ये 4 स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा। जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, जब भी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, सत्य क्या है, असत्य क्या है, तो इन्हीं चारों स्टेटमेंट के आधार पे आप उनको चुन लीजिएगा। ये 4 प्रमुख कारण हैं मराठा शक्ति के पतन के कारण में। ठीक है, अब हम पॉइंट पे आए, मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध। तो यहाँ से एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसको देखें। इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो लगातार बनाते रहें। वैसे हम रोज़ वीडियो बना रहे हैं और रोज़ बनाई जाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके, इसलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन का बटन होता है उसको भी ज़रूर क्लिक करिएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्या क्वेश्चन आ सकता है? पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि कब से कब तक चला। तो याद रखिएगा, प्रथम युद्ध कब से कब तक चला, तो ये याद रखिएगा 1775 टू 1782 के बीच में चला। ये तो याद ही रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है ये कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला। क्यों हुआ युद्ध, कारण अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन ज़रूर पूछ सकता है कि आखिर किस कारण से ये मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो याद रखिएगा, इसका एक ही आंसर है, वो है राघोबा की महत्वाकांक्षा। ये राघोबा बताया था मैं कुछ देर पहले, जब माधवराव नारायण प्रथम थे, ये द्वितीय लिख दिया हूँ, माधवराव नारायण जब गद्दी पर बैठे तो इनकी मृत्यु हुई। इसके बाद नारायण राव गद्दी पर बैठे, तो जब नारायण राव गद्दी पर बैठे तो मन मुटाव इतना बढ़ा कि राघोबा ने नारायण राव की हत्या करवा दिया और खुद को पेशवा भी घोषित कर दिया। बात समझ में आ रही है? और न केवल पेशवा बना, लेकिन क्या हुआ, इनके ऊपर पुणे की अदालत में केस चला। मराठों में अदालत न्यायालय भी था, और उस न्यायालय में राघोबा को पेशवा की हत्या का आरोपी साबित कर दिया गया। और जब पेशवा के आरोपी की हत्या साबित हुई तो इनको पेशवा पद छोड़ना पड़ गया, इनको पेशवा पद से हटा दिया गया। ठीक है, ये घटना 1773 की है, जब हत्या हुई और ये पेशवा बने। और अगले साल ही क्या हुआ, नारायण राव का एक पुत्र पैदा हुआ। हालांकि वो तो मर चुके थे, लेकिन उनके मरने के बाद एक पुत्र पैदा हुआ, तो उसी छोटे बच्चे को पेशवा के रूप में बना दिया गया। तो ये राघोबा की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि आगे चलकर ये अंग्रेज़ों के साथ सांठगांठ करने लग गए। और ख़ासकर जब इनको पेशवा से हटा दिया गया तो ये क्या किए, अंग्रेज़ों के साथ संधि कर लिए। कौन सी संधि? सूरत की संधि। याद करने की आवश्यकता नहीं है, एग्ज़ाम के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 1775 में राघोबा और अंग्रेज़ों की जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, महाराष्ट्र वाले एरिया में बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, और राघोबा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच में ये सूरत संधि हुई, जिसमें यह तय हुआ कि अंग्रेज़ राघोबा को पेशवा बनाएंगे और उसके एवज में राघोबा उनको महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्र देगा, बॉम्बे उसके आसपास का, थाने वगैरह आसपास का क्षेत्र देगा। उसके एवज में अंग्रेज़ क्या करेंगे, पेशवा बनाने के लिए भरपूर मदद करेंगे। और इस तरीके से हम देखते हैं पहला युद्ध जो है वो राघोबा की महत्वाकांक्षा के कारण चालू हो गया 1775 में। याद रखिएगा, इसी समय 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हो चुका था, और इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये तय हुआ था कि तीनों, देखिए आपको मालूम ही होगा कि ब्रिटिश प्रशासन में भारत में 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या तय किया गया कि तीनों प्रेसिडेंसी में जो बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर होगा वो तीनों प्रेसिडेंसी का मुखिया होगा। ठीक है, अब राघोबा के साथ समझौता किसने किया था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने। लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स, उसने इसको मान्यता नहीं दिया। तो उसने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो युद्ध चल रहा था मराठों और अंग्रेज़ों के बीच में, उस युद्ध को रोकने के लिए तात्कालिक एक समझौता करने के लिए कर्नल अपटन को भेजा, और इसका परिणाम निकला कि पुणे दरबार और वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रतिनिधि अपटन दोनों में समझौता हुआ। कौन सी संधि?
ये एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी जा चुकी है। आप भी याद रखिएगा, पुरंदर की संधि 1776, तो याद रखिएगा 76। और यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि आंग्ल मराठा युद्ध को रोकने के लिए वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने किसे नियुक्त किया था। तो याद रखिएगा, मैं ब्रैकेट में लिख भी दे रहा हूँ, कर्नल अपटन। कर्नल अपटन को नियुक्त किया गया। और कुल मिला के पुना दरबार, ये भी याद रखिएगा, साथ में ये भी याद रखिएगा कि पुरंदर की संधि किन दो पक्षों में हुई। मतलब एक पक्ष तो मराठा थे, दूसरे पक्ष कौन थे, मतलब अंग्रेज़ों में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बंगाल प्रेसिडेंसी। तो याद रखिएगा, बंगाल प्रेसिडेंसी और मराठा। और सूरत की संधि जो पहले हुई थी राघोबा के साथ, वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और राघोबा में हुई थी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी प्रमुख थी, इसलिए पुरंदर की संधि को याद रखेगा। तो जो भी हो, पुरंदर की संधि तात्कालिक रूप से युद्ध रोकने का उपाय थी, लेकिन इस संधि को राघोबा ने मानने से मना कर दिया। राघोबा ने मानने से मना कर दिया क्योंकि उसके साथ तो संधि में कुछ बात ही नहीं हुई। दूसरी चीज़, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने भी इसको इग्नोर कर दिया, जबकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत थी। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा यही तय हुआ था, लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने भी पुरंदर की संधि को इग्नोर कर दिया। परिणाम निकला कि दोनों पक्षों में युद्ध चालू हो गया, टन टना टन 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 तारा चालू हो गया। कभी मराठे जीते, कभी अंग्रेज जीते। शुरुआत दौर में मराठे जीत रहे थे, लेकिन आगे चल के अंग्रेज़ों की जब सेना आई बंगाल से भी, मद्रास से भी, तो मराठे थोड़े से कमज़ोर होने लगे, युद्ध हारने लगे। अंततः इस युद्ध का परिणाम निकला जो बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी संधि के रूप में, तो याद रखिएगा, सालबाई की संधि। और याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम कौन सी संधि थी, सालबाई की संधि 1782। आखिर इस संधि में हुआ क्या, इस संधि में मराठों को फ़ायदा हुआ। अंग्रेज़ों ने मराठों का जो भी क्षेत्र जीता था वो वापस लौटा दिया और बाकायदा सम्मान भी दिया था। क्यों आखिर, तो मैं आपको पिछली वीडियो में, कल के वीडियो में बता चुका हूँ। मैसूर का संकट, हैदर अली को नियंत्रित करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स की मजबूरी थी कि वो मराठे और निज़ाम को हैदर अली के से अलग करते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि सालबाई की संधि हुई और मराठों को बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया हैदर अली से। तो सालबाई की संधि याद रखिएगा कौन से युद्ध का परिणाम थी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का। और कब हुई थी, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है, आप ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। एक तो युद्ध का समय, दूसरा क्यों, राघोबा की महत्वाकांक्षा, तीसरा पुरंदर की संधि कर्नल अपटन किसके किसके बीच हुई, और चौथा सालबाई की संधि कब हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम देखें द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये हुआ था 1803 में। 1803 में ये युद्ध क्यों हुआ था, इसका कारण क्या था, तो ये 3-4 भी कर सकते हैं आप, 3 और ब्रैकेट में 4 भी कर सकते हैं। इस युद्ध का कारण क्या था, तो इस युद्ध का कारण था बाजीराव द्वितीय। जब ये पेशवा बना तो इसने ऐसी हरकतें किया, इतना षड्यंत्र किया, इतना साजिश किया कि मराठा दरबार में जितने भी क्षत्रप थे वो आपस में लड़ने लग गए। ये क्षत्रप क्या थे, तो याद रखिएगा, क्षत्रप प्रणाली। मराठों में क्षत्रप प्रणाली किसने स्थापित किया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। मराठों में क्षत्रप प्रणाली बाजीराव प्रथम के द्वारा स्थापित की गई। और ये क्षत्रप प्रणाली क्या था कि दूर दराज के क्षेत्रों में अपने मुखियाओं की नियुक्ति करना। तो बाजीराव ने क्या किया था, जो क्षेत्र दूर दराज के जीतते गया उसमें अपने मुखिया, उस क्षेत्र के मुखिया के रूप में नियुक्त किया। तो जैसे मान लीजिए ये तो पुना से राज कर रहे थे, पुना, तो इस क्षेत्र में हम देखते हैं यहाँ पे बड़ौदा, यहाँ पे गायकवाड़, यहाँ पे किन लोगों ने गायकवाड़ वंश की स्थापना हुई। इसी प्रकार से इस साइड पे थे इंदौर, और इंदौर में कौन सा वंश बहुत फेमस है वहाँ का, होलकर वंश। ये सब किसके क्षत्रप थे, पेशवा के क्षत्रप, मतलब अपने अपने क्षेत्रों के मुखिया कह लीजिए। और उसके आगे देखें तो ग्वालियर, और ग्वालियर में किसकी नियुक्ति की गई थी, सिंधिया वंश। और इधर देखें तो नागपुर, तो नागपुर में कौन सा वंश, भोसले वंश। तो इस तरह से क्षत्रप प्रणाली किसके द्वारा, बाजीराव प्रथम के द्वारा ये प्रणाली स्थापित की गई थी। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसके माध्यम से हम देखते हैं मराठा दूर दराज के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में मजबूत हो गए।
लेकिन आगे चलकर यही छत्र प्रणाली मराठों के पतन का कारण भी बनी। बहरहाल हम बात कर रहे थे बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम की बात करें तो अभी कुछ देर पहले मैं आपको बताया कि माधवराव नारायण जब पेशवा के रूप में थे, उनका निधन हुआ, तो उसके बाद नारायण राव पेशवा बने। और जब नारायण राव का निधन हुआ, हत्या हो गई राघोबा के द्वारा, तो अगले पेशवा कौन बनाए गए? उनका अल्पवयस्क बेटा जो 1 साल बाद पैदा हुआ था, 74 में पैदा हुआ था। कौन? माधवराव नारायण द्वितीय। तो जब याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, आप बल्कि नोट भी कर लें, माधवराव द्वितीय कब? 1774 में ये पेशवा बने। इनका जन्म ही 1774 में हुआ। 1 साल पहले इनके पिता की हत्या हो गई थी, तो इनको पेशवा बना दिया गया, राघोबा को हटा दिया गया। अब ये काफ़ी छोटे बच्चे थे, तो यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा भी गया है कि इनका प्रशासन कैसे संचालित होता था। ठीक है, तो याद रखिएगा, बार भाई काउंसिल, ये कई बार पूछा गया है। बार भाई परिषद या काउंसिल भी कर सकते हैं आप। और इस बार भाई, एक्चुअल में बार भाई परिषद या काउंसिल क्या थी? 12 प्रमुख अधिकारियों की, यह कह लें सलाहकारों की एक काउंसिल थी, और इसी काउंसिल के सलाह से शासन का संचालन होता था। और ये यहाँ पर याद रखिएगा कि इस बार भाई काउंसिल का मुखिया कौन था? सखाराम बापू। और इस बार भाई काउंसिल में जो प्रमुख अधिकारी थे या प्रमुख सलाहकार कह लीजिए, उनमें 2 नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। एक तो नाना फडणवीस, जो कि बहुत अच्छे योग्य प्रशासक थे, और दूसरे थे महादजी सिंधिया, जिनमें सैनिक योग्यता इतनी अच्छी थी कि मराठा साम्राज्य के विस्तार में इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। शाह आलम जो मुग़ल बादशाह को अंधा कर दिया गया, तो दोबारा दिल्ली की गद्दी पे महादजी सिंधिया ने बैठाया था। तो और भी इस प्रकार से, तो याद रखिएगा मुखिया कौन थे? सखाराम बापू। और बाकी 11 लोगों में 2 नाम जरूर याद रखिएगा, एक तो महादजी सिंधिया और एक नाम क्या? नाना फडणवीस। तो बात हो रही थी माधवराव नारायण द्वितीय अल्पवयस्क था, उसके शासन का संचालन सखाराम बापू के नेतृत्व में बार भाई काउंसिल कर रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि 1795 में इसने क्या किया? आत्महत्या कर लिया। 1795 की उम्र के सन में इसने आत्महत्या कर लिया। यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि कौन कौन से पेशवाओं ने आत्महत्या किया? 2 ही पेशवा थे आत्महत्या करने वाले पेशवा। अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 थे, एक तो माधवराव नारायण द्वितीय, और दूसरा कौन? यहीं पे लिख देता हूँ नाम, बाजीराव प्रथम। ये बाजीराव, मस्तानी वाला बाजीराव, इसने भी अपने प्राणों को त्याग कर दिया था, आत्महत्या कर लिया था। तो 2 पेशवा हुए जिन्होंने आत्महत्या किया। आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत महत्वपूर्ण है। बहरहाल इसने आत्महत्या कर लिया 1795 में। अब जब 1795 में आत्महत्या किया, तो अगला पेशवा किसको बनाया गया इसके बाद? तो याद रखिएगा बाजीराव द्वितीय। और ये भी याद रखिएगा साथ में कि पेशवाओं में अंतिम पेशवा कौन था? तो याद रखिएगा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था। ये कौन था? ये उसी राघोबा का पुत्र था, जिस राघोबा ने मराठा राज्य में इतने षड्यंत्र किए कि मराठों को पूरी तरह कमज़ोर कर दिया था। उसी राघोबा का पुत्र, अंग्रेज़ों के सहयोग से ये पेशवा बना था। ठीक है, तो इनके पिताश्री भी काफ़ी छल और मक्कारी किए, तो ये भी उसी नेचर का था। तो जब ये पेशवा बना, तो इसने क्या किया? मराठे दरबार में जो क्षत्रप थे उनको आपस में ही लड़ाना भिड़ाना चालू कर दिया। सिंधिया को होलकर से, होलकर को भोसले से, आपस में लड़ाई भिड़ाई चालू करवा दिया। क्यों? ताकि देखिए क्या था, ये काफ़ी कमज़ोर किस्म का था, लेकिन इसको मालूम था कि ये क्षत्रप मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे। हावी ना हो इसलिए इसने क्या किया? इनको आपस में लड़ा कर ही अपने आप को मजबूत रखा। लेकिन क्षत्रप तो काफ़ी मजबूत थे, समझदार भी थे। खासकर उस समय स्थिति जब बहुत ख़राब हो गई, जब बाजीराव द्वितीय ने क्या किया कि जसवंत राव होलकर इंदौर के, उनके भाई को मरवा दिया, उनके भाई की हत्या करवा दिया। इससे जसवंत राव होलकर इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने क्या किया? पेशवा के ऊपर ही आक्रमण कर दिया, पुणे में आक्रमण। पेशवा मतलब मराठा संघ का अध्यक्ष, होलकर कौन? इस मराठा संघ का एक छोटा सा क्षत्रप। लेकिन स्थिति अब विपरीत हो चुकी थी, अब क्षत्रप ज़्यादा मजबूत हो चुके थे। तो खैर
होलकर ने क्या किया, बाजीराव द्वितीय के ऊपर आक्रमण कर दिया। ये इतना कमज़ोर था, लड़ना भिड़ना तो जानता नहीं था। ये अपनी जान बचाने के लिए भाग गया और भाग के अंग्रेज़ों के पास शरण लेने चला गया। और अंग्रेज़ों के शरण लेके कहाँ पे लिया, तो याद रखिएगा बासिन भी कहते हैं, बासिन नाम की एक बंदरगाह है, उसी जहाज़ी बेड़े में ये शरण लिया और यहीं पर बासिन की संधि हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बासिन की संधि कब, तो याद रखिएगा 1802 में। और 1802 में बासिन की संधि होने का परिणाम क्या निकला कि जो पेशवा था उसने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर लिया था। मतलब जो सहायक संधि प्रणाली के तहत अंग्रेज़ी सेना को अपने राज्य में रखना होता था, अपनी राजधानी में रखना होता था, इस बासिन की संधि से बाजीराव द्वितीय के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये सेकेंड द्वितीय युद्ध हुआ क्यों, तो याद रखिएगा इस समय तक पेशवा महत्वपूर्ण नहीं थे। अब महत्वपूर्ण कौन हो गए थे, क्षत्रप। तो इन्हीं, याद रखिएगा कारण क्या, तो कारण को नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा कि क्षत्रपों को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, तो जो क्षत्रप थे उनको नियंत्रित करने के लिए, देखिए इस समय गवर्नर जनरल कौन आ चुका था, वेलेज़ली। और जब वेलेज़ली भारत आया था तो उसके सामने एक समस्या ये थी कि उसको फ्रांस में नेपोलियन की बढ़ती हुई शक्ति का सामना करना था। और नेपोलियन लगातार पूर्व में विस्तृत अपनी साम्राज्य को विस्तार करने का प्रोग्राम कर रहा था। तो ये क्षत्रप हो सकता था कि नेपोलियन के मददगार साबित हो। तो इसलिए इन क्षत्रपों को भी सहायक संधि स्वीकार कराना, मतलब इनके राजधानी में अंग्रेजी सेना रखना, इनको अंग्रेज़ों के ऊपर डिपेंड करना बहुत ज़रूरी था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। बहरहाल क्षत्रपों को नियंत्रित करने के लिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने क्या किया, भोसले को पराजित कर दिया, होलकर को भी पराजित कर दिया और सिंधिया को भी पराजित कर दिया। परिणाम स्वरूप कौन सी संधि हुई, तो हम देखते हैं 3 संधियां आप याद रखिएगा किसके किसके साथ हुई वो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे संधियां एग्जाम में पूछता है। होलकर, तो हम देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम क्या निकला कि मराठा क्षत्रप अंग्रेज़ों के अधीन हो गए। मतलब अंग्रेजी सेना जो है वो इन मराठा राज्य के राजधानियों में नियुक्त हो गई। मतलब सहायक संधि प्रणाली को इन लोगों ने स्वीकार कर लिया। तो ये 3 संधियाँ, देव गाँव की संधि किसके साथ, तो याद रखिएगा भोसले के साथ। दूसरी सुरजी अर्जुन गाँव की संधि किसके साथ, तो याद रखिएगा सिंधिया के साथ 1803 में दोनों। और तीसरी संधि थी राजपुर घाट की संधि 1804 में और होलकर। इन तीनों संधियों के द्वारा ये 3 प्रमुख क्षत्रप अंग्रेज़ों की सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार कर लिए, एक प्रकार से उनके अधीन हो गए। हालांकि ये चौथ वगैरह लूटते रहे या आक्रमण करते रहे आसपास के राजाओं से, लेकिन नाम मात्र को सही सहायक संधि को उन्होंने स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम क्या निकला, ये 3 संधियाँ कब हुई थी, किसके किसके बीच हुई थी, ये आप याद रखिएगा एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखें तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, ये 1817-18 में। क्यों हुआ, जब सब कुछ हो चुका था, सारे मराठा पेशवा भी क्षत्रप भी सब अधीनता स्वीकार, तो फिर ये क्यों हुआ। इस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। और लॉर्ड हेस्टिंग्स काफ़ी आक्रामक नीति के लिए प्रसिद्ध था। अब वो ये सहायक संधि वगैरह वगैरह संतुष्ट नहीं, बल्कि अब वो क्या ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, अंग्रेजी या ब्रिटिश सर्वश्रेष्ठता कायम करना चाहता था। तो इसी उद्देश्य से उसने क्या किया, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के लिए मराठों को विवश किया। और विवश करने के लिए क्या किया, उसने पुनः संधि किया, किसके साथ, पेशवा के साथ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पुनः संधि कब, 1817 में। और ये संधि इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको याद रखनी पड़ेगी कि बेचारा पेशवा अपमानजनक ही सही, लेकिन इस संधि को स्वीकार करना पड़ा। ये अपमानजनक संधि क्या थी कि पेशवा को मराठा संघ की अध्यक्षता छोड़नी पड़ी। मतलब ये कि मराठा राज्य का जो मुखिया का पद पेशवा को होता है, उस पद को आपको छोड़ना पड़ेगा। बेचारा पेशवा मन मार के इस संधि को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन अंदर ही अंदर मन मुटाव था। इसी प्रकार से होलकर, सिंधिया, भोसले, ये भी अंग्रेज़ों के द्वारा जो रोक टोक की जा रही थी उससे बड़े नाराज़ थे।
तो अंततः इन सब लोगों ने तय किया कि चलो मिल के आक्रमण करते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में अंग्रेज़ों के खिलाफ आक्रमण कर देते हैं। और सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में आक्रमण कर दिया। लेकिन इस समय तक मराठे इतने कमज़ोर हो चुके थे और अंग्रेज़ इतने मजबूत हो चुके थे कि दोनों में कोई मुकाबला ही नहीं था। और चारों की सेनाओं को अलग अलग हिस्से में अंग्रेज़ों ने बहुत बुरी तरह पराजित कर दिया। और इस पराजय का नतीजा निकला कि पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और बाजीराव द्वितीय को पेंशन दे दिया। कितना पेंशन? 5 लाख रुपया सालाना। और उसको कहाँ भेज दिया? बिठूर। कहाँ पे? बिठूर, कानपुर के पास में, वहाँ भेज दिया। और बाकी जो बचे होलकर, सिंधिया, इनको छोटी छोटी रियासत, ग्वालियर है, इंदौर है, बस महलों के आसपास तक सीमित कर दिया। इनके कोई अधिकार नहीं। मतलब अब ब्रिटिश शासन लगभग भारत के 2/3 हिस्से में फैल चुका था। 2/3 हिस्सा मतलब हम देखें बंगाल, इधर मद्रास और इधर बॉम्बे। और अब बचा हिस्सा कौन सा था? सिर्फ उत्तर का और उत्तर पश्चिम का, मतलब 1/3 हिस्सा बचा था। अब इस 1/3 में भी अधिकांशतः छोटे मोटे राजा थे, राजपूत राजा वगैरह, जो अंग्रेज़ों की अधीनता पहले स्वीकार कर चुके थे। हाँ, एक बड़ा राजा बचा था, वो था रणजीत सिंह, सिख राजा रणजीत सिंह, वो अभी बचे थे। तो उनके बारे में आंग्ल सिख युद्ध, राजा रणजीत सिंह, ये बातें जो है एग्ज़ाम पर्पज़ से आपको परीक्षा में क्या क्वेश्चन आ सकता है वो आपको अगले वीडियो में कल बताया जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। क्यों? ताकि हम ऐसे ही वीडियो और बनाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।